दोस्तों, एक ऐसी धरती जहां प्राचीन समुद्र तट, शांत द्वीप, विदेशी जल, जीवंत जनजातियां और उनकी संस्कृति की भरमार है। नहीं, हम किसी कल्पनाओं से भरे मंदिर या किसी सपने की बात नहीं कर रहे, बल्कि इंडोनेशिया की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ की कुल आबादी का लगभग 87 से 88% हिस्सा मुस्लिम है। रिपोर्ट्स के अनुसार इंडोनेशिया में करीब 231 मिलियन मुस्लिम रहते हैं, जो किसी भी एक देश में सबसे अधिक माने जाते हैं। इन्हीं के बीच द्वीपों की एक श्रृंखला है, फ्लोरेस आइलैंड, जो नुसिंगारा द्वीप समूह में स्थित है। साल 2012 27 अगस्त को यूनेस्को ने इस गांव को इसकी परंपराओं के अनुसार बेस्ट अवार्ड से बैंकॉक में सम्मानित किया था। और इस गांव की सबसे खास बात है इसके बेहद अनोखे घर, जिन्हें यहाँ के लोग वेरुन्यांग कहते हैं। ये घर शंखवाकार होते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे बच्चों के जन्मदिन पर पहनी जाने वाली बड़ी सी टोपी। इन घरों की छतें सीधे जमीन तक आती हैं और ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से लंबे घास फूस और छप्पर से ढकी रहती है। ऐसा लगता है कि कभी इस पूरे इलाके में इस तरह के घर आम हुआ करते थे, लेकिन आज के समय में केवल यही गांव बचा है जो ठेठ मंगाई पारंपरिक घरों को आज भी संजोए हुए है। इन अनोखे घरों के बिना यह गांव अपनी पहचान ही खो देता है। दोस्तों, इन घरों को कुल 5 हिस्सों में बांटा गया है और हर हिस्सा एक खास उद्देश्य के लिए बनाया गया है। पहला भाग, जिसे लूटो या टेंट कहा जाता है, यहाँ पूरा परिवार रहता है। दूसरे हिस्से को ये लोग लोबो कहते हैं, जहाँ खाना पीना और घरेलू सामान रखा जाता है। तीसरे भाग को लोगो कहा जाता है और इसका इस्तेमाल अगली फसल के बीजों को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। चौथे हिस्से को लंपाराय कहा जाता है, जिसमें सूखे के समय उपयोग के लिए खाद्य पदार्थों को संग्रहित किया जाता है। और अंत में आता है घर का 5वां और सबसे ऊपरी हिस्सा, जिसे ही कामकोड़े कहा जाता है। दोस्तों, इसे गांव के लोग सबसे पवित्र स्थान मानते हैं और यहीं अपने पूर्वजों को प्रसाद अर्पित करते हैं। इस गांव में कुल मिलाकर सिर्फ 7 घर मौजूद हैं। इसके अलावा एक और विशेष घर है, जहां गांव के सभी लोग त्योहारों, समारोहों और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए एकत्र होते हैं। यहाँ रहने वाले लोग मुख्य रूप से कैथोलिक धर्म को मानते हैं, लेकिन कुछ परिवार आज भी अपनी पुरानी परंपराओं और मान्यताओं को अपनाए हुए हैं। इसी सामुदायिक घर में सैकड़ों साल पुराने ढोल रखे गए हैं, जिनका आज भी खास महत्व है। गांव के लोग पीने के पानी के लिए झरनों और पहाड़ों से निकलने वाले प्राकृतिक जल पर निर्भर हैं। दोस्तों, पूरे गांव की कुल आबादी महज 44 लोगों की है। इनकी आजीविका का मुख्य साधन खेती है और ये लोग खास तौर पर लौंग और चेरी की खेती करते हैं। इस काम में गांव की महिलाएं भी बराबर का सहयोग देती हैं। आज भी इस गांव के लोग अपने पूर्वजों द्वारा बनाए गए नियमों और परंपराओं के अनुसार जीवन जीने में विश्वास रखते हैं। यहाँ आपको न कोई मशीन दिखाई देगी, न मोबाइल, न इंटरनेट, न पक्की सड़क और न ही गाड़ियाँ। आज भी वे लोग सैकड़ों साल पुराने तरीकों को अपनाते हुए अपना जीवन जी रहे हैं। दोस्तों, इस अनोखे और रहस्यमयी गांव का नाम है वेरे। वो ये लोग प्रकृति के सहारे ही जीवन जीना पसंद करते हैं। गांव के लोग अपने भोजन में मक्का और कसावा को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, लेकिन गांव के आसपास कॉफी, वैनिला और दालचीनी के पौधे भी लगाते हैं। इन फसलों को बेचने के लिए वे लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित बाजार तक पैदल ही जाते हैं। हालांकि गांव से थोड़ी दूरी पर हाल के वर्षों में यह जगह अंतर्राष्ट्रीय टूरिज्म में रुचि रखने वाले लोगों के बीच एक पर्यटन स्थल के रूप में तेजी से लोकप्रिय हुई है। इसका सीधा असर गांव की आर्थिक स्थिति पर भी पड़ा है और इससे उनके आर्थिक कल्याण में बढ़ोतरी हुई है। वेरेवो गांव के लोग उन सभी आगंतुकों का बेहद गर्मजोशी से स्वागत करते हैं जो उनके गांव को देखने और उनके सरल व पारंपरिक जीवन को नजदीक से महसूस करने आते हैं। कुछ साल पहले जब बाहरी लोगों को इस गांव के बारे में जानकारी मिली, तो वे यहाँ टूरिस्ट बनकर पहुंचे। कुछ दिन यहाँ रुकने के बाद उनका कहना था कि उन्होंने इससे पहले कभी ऐसी अनुभूति नहीं की थी। शांति और प्राकृतिक सुंदरता का ऐसा एहसास उन्हें कहीं और देखने को नहीं मिला। यहाँ के लोग बेहद मिलनसार हैं और बाहर से आने वालों को एक बिल्कुल अलग ही दुनिया का अनुभव कराने में मदद करते हैं। दोस्तों,
अगर आप कभी इंडोनेशिया की यात्रा पर जाएं, तो इस वेरेवो गांव को देखना बिल्कुल ना भूलें। आपको यहाँ ऐसी जगह, ऐसी परंपराएं, ऐसे अनोखे घर और ऐसे लोग देखने को मिलेंगे जो शायद आपने पहले कभी न देखे हों। यह जानकर भी हैरानी होती है कि वेरेवो गांव में मुख्य रूप से केवल 7 घर ही मौजूद हैं। इस गांव के सबसे नजदीक देंगेम विलेज है, जहां पैदल चलकर ही 4 से 5 घंटे में पहुंचा जा सकता है। वेरेवो पूरी तरह से मनोरम पहाड़ों और घने तोड़ों के जंगलों से घिरा हुआ है। इस अविश्वसनीय गांव में उष्णकटिबंधीय जंगल और विविध प्रकार की वनस्पतियां भरपूर मात्रा में देखने को मिलती हैं। यहाँ मोबाइल नेटवर्क बिल्कुल नहीं आता और बिजली भी केवल शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक ही उपलब्ध रहती है। कहा जाता है कि इस गांव की स्थापना अरुण ने करीब 900 साल पहले अपनी पत्नी के साथ की थी और आज यहाँ उनकी 18वीं पीढ़ी के लोग निवास करते हैं। दोस्तों, अगर आप एशिया महाद्वीप के खूबसूरत देश इंडोनेशिया की सैर करने की योजना बना रहे हैं, तो इन जगहों को भी अपनी सूची में जरूर शामिल कीजिए। अब नंबर 1 पर है टोबा झील, जिसे नेचुरल ब्यूटी का राजा कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। इस झील की लंबाई लगभग 100 किलोमीटर और चौड़ाई करीब 30 किलोमीटर है। इसकी गहराई की बात करें तो यह लगभग 500 मीटर तक गहरी है। इसे दानो टोबा भी कहा जाता है। करीब 70,000 साल पुरानी मानी जाने वाली इस झील से उठता धुआं किसी ज्वालामुखी विस्फोट जैसा प्रतीत होता है। यहां बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। नंबर 2 पर हम बात करते हैं कोमोडो ड्रैगन की। इंडोनेशिया के फ्लोरेस में स्थित कोमोडो नेशनल पार्क घूमने लायक प्रमुख स्थानों में से एक है। यह पार्क यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में भी शामिल है। कोमोडो ड्रैगन एक विशालकाय छिपकली जैसा जीव होता है, जिसकी लंबाई लगभग 10 फुट तक होती है। इतना ही नहीं, इसका वजन भी 100 किलो से अधिक हो सकता है। नंबर 3 पर है पारंपरिक गांव तनातो राजा। यह इंडोनेशिया के दक्षिण सुलावेसी प्रांत में स्थित एक पहाड़ी इलाका है, जो पर्यटकों के बीच शांति और सांस्कृतिक अनुभव के लिए काफी लोकप्रिय है। पहाड़ों के बीच बसे इस सांस्कृतिक क्षेत्र की सुंदरता सचमुच अद्वितीय है। तनातो राजा अपनी समृद्ध संस्कृति, पारंपरिक गांवों और आकर्षक समारोहों के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि इंडोनेशिया आकर अगर यहां न घूमा जाए तो यात्रा अधूरी ही रह जाती है। नंबर 4 पर है प्रम्बनन मंदिर। इंडोनेशिया के योग्यकर्ता में स्थित यह एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। इसका निर्माण 9वीं सदी के दौरान त्रिमूर्ति की आराधना के लिए किया गया था। इस मंदिर में सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, संरक्षक विष्णु और विनाशक शिव की भव्य प्रतिमाएं स्थापित हैं। यह मंदिर भी यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में शामिल है और दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर माना जाता है, जो प्राचीन वास्तुकला का शानदार उदाहरण पेश करता है। दोस्तों, नंबर 5 पर हैं बाली द्वीप के चावल के खेत। बाली इंडोनेशिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। यहाँ चावल न सिर्फ मुख्य भोजन है, बल्कि यही चावल इसकी प्राकृतिक सुंदरता को और भी खास बनाते हैं। पहाड़ी ढलानों पर सीढ़ी नुमा तरीके से फैली लहरदार चावल की खेती पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। बाली द्वीप पर नारियल के पेड़ों के साथ साथ इसकी नाइट लाइफ भी सैलानियों को खूब भाती है। और दोस्तों, नंबर 6 पर है समुद्री दुनिया का स्वर्ग, राजा अम्पाट। यह जगह एशिया ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में गोताखोरी के लिए जानी जाती है। राजा अम्पाट इंडोनेशिया का सबसे बड़ा समुद्री पार्क माना जाता है। यहाँ 1000 से ज्यादा प्रजातियों की मछलियां, कछुए, शैवाल और सैकड़ों तरह के मूंगे पाए जाते हैं। ऐसे में समुद्री गोताखोरी के शौकीनों के लिए यह जगह किसी जन्नत से कम नहीं है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना है।